नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छी तरीके से रिविजन कर सकें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो इंडियन आर्मी से रिलेटेड आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट आज का दोस्तों 22 क्वेश्चनों का हम लोग रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है बाबर और लोदी, अकबर और हैमू, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अकबर और लोदी। किनके बीच में दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। अकबर और हैमू के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। डेट की बात करें तो डेट आपको याद रख लेना है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों, इसको जीता किसने था? तो अकबर ने इस युद्ध को जीता था। ये चीज़ जरूर से आपको याद रख के चलना है। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पहला युद्ध की बात करूं तो याद रख लेना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें दोस्तों जीता किसने था? तो बाबर ने उस युद्ध को जीत लिया था। और सेकंड युद्ध अकबर और हैमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर ने जीता था। ये दोनों युद्ध आपको जरूर से याद करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस आंदोलन के लिए गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? दोस्तों, गांधी जी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इंडियन आर्मी एग्जाम में दोस्तों ये गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं, वो सब आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और यह आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद रख लेना, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी भारत कब आए थे? तो याद रख लीजिएगा कि 9 जनवरी दोस्तों 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके चलिएगा। दोस्तों, गांधी जी का पहला आंदोलन पूछ लेते हैं कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो याद रख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, या फिर 9 नवंबर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है ए राइट हो जाता है। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक और तारीख दे दी जाती है 13 फरवरी। याद रख लीजिएगा कि 13 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च आपका राइट हो जाएगा और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी आपका राइट हो जाएगा।
13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा कि सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों यह मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राधाकांत देव। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो याद रख लीजिएगा 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। कहाँ पर करी थी? तो बम्बई में। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय का नाम भी आया है, तो राजा राम मोहन राय से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी? तो आपको याद रख लेना है 1828 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1829 ईस्वी में दोस्तों इनकी ही सिफारिश पर क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को ही दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो आपको नाम याद रख लेना है अकबर सेकंड का। दोस्तों अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये सभी चीजें आपको याद करके चलना है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? तो आपको याद रख लेना है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, क्या दोस्तों 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामकृष्ण जी कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं की दोस्तों याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ये जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों एक कहानी की तरह आपको याद कर लेना है, ताकि देर तक आपको याद रहे और एग्जाम के टाइम दोस्तों इन सभी को आपको सही करके आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या फिर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको जरूर से याद कर लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। आपका ऑप्शन है दोस्तों डी राइट हो जाता है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, तो डेट भी आपको याद रख लेनी है कि 26 जनवरी, क्या दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा। यदि दोस्तों आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद सभी वीडियो की आप पीडीएफ नोट्स आसानी से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या फिर डलहौजी। डलहौजी दोस्तों नाम नहीं है, ये स्थान का नाम है, जरूर से आपको याद रख लेना है। बताइए किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ऊंटी। ऊंटी की ऊंचाई दोस्तों पर्वतीय स्थान है सबसे अधिक है। यदि मैं बात करूं कितनी है तो आपको याद रख लेना है 2640 मीटर। कितनी है दोस्तों? 2640 मीटर ऊंचाई है इसकी ऊंटी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति या फिर ठक्कर आयोग? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? यानी मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान पर जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है AR रहमान, आसिफ कपाड़िया, दीपा मेहता या फिर आर बाल्की? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने दोस्तों ऑस्कर प्राप्त किया था। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप एक अंदाज़ा लगा के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ AR रहमान की, तो AR रहमान कौन है दोस्तों? एक सिंगर हैं। कौन है दोस्तों? सिंगर हैं। यदि मैं बात करूँ दीपा मेहता की, तो दीपा मेहता कौन है? डायरेक्टर हैं। कौन है दोस्तों? डायरेक्टर हैं। और आर बाल्की कौन है? तो आर बाल्की भी एक डायरेक्टर हैं। अब नाम किसका बचा दोस्तों? आसिफ कपाड़िया का। किसका? आसिफ कपाड़िया का। और आसिफ कपाड़िया ने ही दोस्तों 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में ऑस्कर प्राप्त किया था। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप अंदाजा लगा के भी आंसर सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हैं। एक ऑप्शन है बी आपका गलत दिया गया है और दूसरा ऑप्शन है सी आपका गलत दिया गया है। दोस्तों बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं शाहजहां नामा की बात करूं तो इसका नाम आ जाता है दोस्तों इनायत खां। इनायत खां ने दोस्तों शाहजहां नामा लिखा था। और हुमायूं नामा की बात करूं तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, इनकी पुत्री का नाम था गुलबदम बेगम। क्या था दोस्तों? गुलबदम बेगम। इसी ने दोस्तों क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दो ऑप्शन गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से इस तरीके के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी से ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर से याद करके चलिएगा। अब बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे दिया गया है? आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यानी दोस्तों यदि हमारे संविधान में कोई भी आपको संशोधन करना है तो उसके लिए दोस्तों आर्टिकल 368 का यूज करना ही पड़ेगा। यानी किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, इसी तरीके की डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे दोस्तों क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पर बुद्ध ने यानी बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बलि। उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा।
लीजिएगा। बताइए गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सोना। सोना के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। इसीलिए दोस्तों गुप्त काल के युग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से भी गुप्त काल को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों गुप्त काल के बारे में बात करूं तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको याद रख लेना है। ये दोस्तों गुप्त वंश का शासक था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। समुद्रगुप्त का नाम दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन समुद्रगुप्त सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक की मूर्ति वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर दिखाई गई है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त से ये चीज़ आपको जरूर से याद करके चलना है। अब दोस्तों गुप्त वंश का एक और शासक हुआ था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसलिए दोस्तों इन सभी को आपको जरूर से नोट डाउन करके याद कर लेना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बंबई में। बंबई में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। यदि मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो डेट आपको याद रख लेनी है, 28 दिसंबर। क्या दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। कहाँ पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। यहीं पर दोस्तों इसका पहला अधिवेशन हुआ था। किसने की थी? तो आपको याद रख लेना, ए हो ह्यूम इसके संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों? ए हो ह्यूम इसके संस्थापक थे। और इसका पहला अध्यक्ष पूछ लेता है एग्जाम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आपको याद रख लेना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी का। डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? आपके ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर दुर्गा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, शिव। शिव जी को ये सभी मंदिर समर्पित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मूलतः अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में लाया गया था। और इसके तहत दोस्तों क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कहाँ से हटाया गया था? तो मौलिक अधिकार से दोस्तों इसे हटाकर और विधिक अधिकार में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? विधिक अधिकार में रखा गया था। यदि आर्टिकल की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा 300 का में। किसमें दोस्तों? 300 का में इसको रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। केवल लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, 1917 में। अब दोस्तों आपको याद रख लेना है कि गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और दोस्तों इन्होंने 1915 ईस्वी में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और यह आश्रम 2 साल बाद दोस्तों कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो साबरमती नदी के किनारे दोस्तों स्थानांतरित कर दिया गया था 1917 में। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3 या फिर 4। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। कौन कौन सा दोस्तों? तो आपको याद रख लेना, राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। उसके बाद आपका आ जाता है राजकीय आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, आर्टिकल 356। और उसके बाद आ जाता है तीसरा वित्तीय आपात दोस्तों, आर्टिकल 360। तो इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष भारत में किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 1950 ईस्वी में दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। यदि डेट की बात करूं तो आपको याद रख लेना है 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको याद रख लेना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आपको याद रख लेना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब दोस्तों योजना आयोग से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यानी नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी दोस्तों 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों कागजी नोट मुद्रा जारी कर सकता है। यदि मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डेट आपको याद रख लेना है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो कलकत्ता में दोस्तों। कहां पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ उत्पादन या फिर जल संचयन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके दोस्तों जनक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेना डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम। कौन दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन के क्या हैं? जनक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर नाम आपको याद करके चलना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। अब दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का नाम देकर आपको क्या पूछ लेगा? दुग्ध क्रांति। तो आपको याद रख लेना है, चाहे दुग्ध क्रांति पूछे चाहे ऑपरेशन फ्लड पूछे, दोनों एक ही चीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, कृषि आयकर दोस्तों क्या है? साधन का केंद्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर से करिएगा। मैं आपके कमेंट का जरूर से इंतजार करता हूं। और वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसी तरीके की डेली इंडियन आर्मी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोज़ देखने के लिए। और आशा करता हूँ दोस्तों आपने सभी क्वेश्चनों को नोट
ज़रूर से कर लिया होगा। यदि दोस्तों नोट नहीं किया होगा तो PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।